हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2022 के लिए सामान्य अध्ययन सेक्शन को देखेंगे। इससे पहले मैंने 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका वीडियो देखिए। मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो खिज़्र खां ने करवाया था। किसने? खिज़्र खां ने करवाया था। खिज़्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, जो कि सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़्र खां। सैयद वंश में खिज़्र खां के बाद मोहम्मद खां आया। मोहम्मद खां इसके बाद शासक बना मोहम्मद खां। तो जब मोहम्मद खां पे मोहम्मद खिलजी ने, जो मालवा का शासक उस समय था, मोहम्मद खिलजी ने जब हमला किया खिज़्र खां पे, तो बहलोल लोदी ने वहाँ सहायता की मोहम्मद खां को। और जब बहलोल लोदी ने मोहम्मद खां को सहायता की, तो बहलोल लोदी को मोहम्मद खां जब उसके बेटे अयोग्य निकले, तो मोहम्मद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली सल्तनत सौंप दिया। तो आगे जाके वहीं बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा, जिसमें कई सारे वंश आए। जिसमें सबसे पहला यदि बात करें तो पहला था गुलाम वंश। पहला कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, गुलाम वंश। दूसरा कौन था? तो दूसरा था खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा था तुगलक वंश, जिसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा था सैयद वंश, जिसने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। और चौथा था लोदी वंश, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। वहीं 1526 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। एक सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया था? तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने, लगभग 94 साल। 94 साल शासन किया तुगलक वंश ने। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम शासन किसने किया था? तो सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष के लिए शासन किया, लगभग 30 वर्ष के लिए शासन किया खिलजी। और तुगलक वंश ने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। ये मैप बहुत हद तक क्लियर करेगा कि जो वंश थे उन्होंने कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश ने इस क्षेत्र तक कब्जा किया था। धीरे धीरे खिलजी वंश जब आया तो उसने इतना क्षेत्र पर कब्जा किया। वहीं तुगलक वंश की बात करें, जिसने सबसे ज़्यादा रहा, लगभग 94 साल तक शासन किया। उन्होंने लगभग पूरे भारत को शासन कर लिया था। ये अगर बीच में छोड़ दें, क्योंकि बीच में हमेशा से अफगान क्षेत्र रहा। वहीं लोदी की यह बात करें तो यह क्षेत्र लोदी वंश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? मतलब पौधे वाटर जो जल से लेते हैं जड़ की सहायता के द्वारा, वो किस प्रोसेस से लेते हैं? तो वो किस प्रोसेस से लेते हैं? परासरण की प्रोसेस, जिसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से पौधे जल ग्रहण। पौधों में 2 प्रकार का सेल होता है, जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जटिल उत्तक होता है, जो 2 प्रकार का होता है। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम जो होता है वो जड़ से
जाइलम जो होता है वो जल को ले जाता है, जड़ से लेकर तना तक ले जाता है जाइलम जड़ को, और वहीं तने से जड़ तक मतलब तने से हर बॉडी पार्ट्स तक फूड को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम फूड को पहुंचाता है, क्योंकि जो फूड का निर्माण होता है वो पत्ती में ही होता है। इस कारण से फूड को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है, और जड़ से वाटर को हर जगह ले जाने के लिए जाइलम टिश्यू होता है कि जब सॉल्वेंट का मूवमेंट हो, सॉल्वेंट जो है उसका मूवमेंट हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, जो एक सिलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन हो जिसमें कुछ चीज़ पार हो सके कुछ पार ना हो सके, तो उसमें जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, जब तक कि वो दोनों तरफ इक्वल ना हो। अब यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट को बोलते हैं विलय, विलय और विलायक, दो शब्द हैं विलय और विलायक। तो जो विलय है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। मतलब विलायक विलय को अपने में घुलाता है। जैसे चीनी और पानी ले लें तो चीनी हो जाएगा विलय और पानी हो जाएगा विलायक। तो विलायक को क्या बोलते हैं? विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट एंड विलायक को बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्लियर हो गया होगा। तो जो सॉल्वेंट है मतलब विलायक मतलब वाटर, यदि इस एग्जांपल में देखें तो यदि वाटर को, जो वाटर है वो वाटर हाई कंसंट्रेशन से, वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन से यदि लो कंसंट्रेशन की ओर जाए, हाई कंसंट्रेशन से इट्स लो कंसंट्रेशन की ओर जाए, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। वहीं एक और शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में होता है कि बोथ मॉलिक्यूल मूव करता है, इसमें सॉलिड भी मूव करता है और सॉल्वेंट भी मूव करता है। मतलब चीनी भी मूव करेगा और पानी भी मूव करेगा। और इसमें क्या हो रहा था? तो इसमें सिर्फ वाटर मूव कर रहा था, चीनी नहीं मूव कर रहा था। ऐसा एग्जाम्पल ये है ऑस्मोसिस का। वहीं डिफ्यूज़न है तो डिफ्यूज़न में दोनों मूव करता है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है, जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। दोनों में यही होता है, लेकिन यहाँ मूवमेंट किसका होता है? तो यहाँ मूवमेंट होता है ओनली सॉल्वेंट का, मतलब सिर्फ विलायक का। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने जिस तरह से फ्रांस का जो नेपोलियन था वो यूरोप में अपने क्षेत्र को जिस तरह से फैला रहा था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी अपने क्षेत्र को फैलाया था उस समय। लेकिन समझने वाली यहाँ बात, सोचने वाली बात यह है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले थे, फिर भी हमें पढ़ाया यही जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है। मतलब पहले नेपोलियन आया या किसने बड़ा काम किया, समुद्रगुप्त ने या नेपोलियन ने? वैसे ही देखेंगे कि भारत का शेक्सपियर कौन है, भारत का आइंस्टाइन कौन है। ऐसे शब्द होते हैं जो भारत में पहले हो चुके हैं, फिर भी वो यूरोप में बाद में हुए हैं, फिर भी कहा जाता है कि भारत का शेक्सपियर कौन है। जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं ना, तो कालिदास तो पहले पैदा हुए, तो शेक्सपियर से अच्छा वर्क भी किए, काम भी किए। फिर भी हमारा सिस्टम ही ऐसा है, इसी तरह से पढ़ाया जाता है। भारत की खोज किसने की? जैसे भारत भूला हुआ था, जो 1498 ईस्वी में खोज निकाला वास्को डी गामा ने। चलिए इस पे कभी और चर्चा होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन आखिर कहा था किसने? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। जो समुद्रगुप्त है उसे कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है।
और यदि मौर्य साम्राज्य की जो गुप्ता पीरियड की यदि बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य श्रीगुप्त ने कौन थे? श्रीगुप्त ने सबसे पहले गुप्ता वंश की स्थापना की। उसके बाद घटोत्कच आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त आए, वहीं उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए। एक सवाल बीपीएससी में पूछा गया था, यही अभी हाल ही में जो हुआ बीपीएससी, उसमें एक सवाल आया था कि निम्न में से कौन सा राजा था जिसने अपने भाई की हत्या कर गद्दी पे बैठा था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपने भाई की हत्या कर गद्दी पे बैठा था। जब हुनों ने आक्रमण किया तो जो रामगुप्त था वो हुनों से हार गया और अपनी पत्नी को भी हुनों को दे रहा था। तो इससे चंद्रगुप्त द्वितीय को गुस्सा आया, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। उन्होंने पहले तो हुनों को भगाया और दूसरी और जो रामगुप्त की हत्या की और अपने सत्ता पे खुद बैठ गए। तो ये सवाल बीपीएससी में इस बार पूछा गया था, तो ध्यान रखें। एक सवाल और आता है कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ? जो हुन थे, हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण किया गया था, स्कंदगुप्त के काल में। वहीं जो फाहियान यात्री था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और जो हेनसांग है उनने कुमारगुप्त प्रथम की चर्चा की थी। तो कुमारगुप्त प्रथम जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग ने ही बताया था कि नालंदा जो विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, वो बताया था हेनसांग ने। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। धीरे धीरे जब गुप्ता वंश में जो अच्छे राजा नहीं आने लगे, तो जो केंद्रीय सत्ता जब कमज़ोर पड़ने लगी, तो धीरे धीरे गुप्ता वंश आगे चलकर कई राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, जिनमें बल्लवी के मैत्रक थे, कन्नौज के मौखरी थे, थानेश्वर के पीयूषभूति थे। तो इसके बाद गुप्ता वंश टूट गया, जिसे उत्तर गुप्त काल के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो वो कौन थे? तो वो मौर्य साम्राज्य थे। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो कितना था? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सारा इधर लेके यहाँ तक था मौर्य डायनेस्टी का शासन। मौर्य वंश का संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक भारत पे शासन किया था, भारतीय उपमहाद्वीप में चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने थे, वहीं बिंदुसार के बाद अशोक शासक बने थे। अशोक के बारे में, जिसे अशोक सम्राट भी कहा जाता है, तो अशोक ने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत के इस क्षेत्र तक बढ़ा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो जो सांची स्तूप है 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यहाँ यूनेस्को का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के फ्रांस में है। और यदि जो सांची स्तूप है इसकी बात करें, तो सांची स्तूप को किसने बनवाया? तो सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अशोक ने बनवाया। कहाँ है? तो सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में अभी 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिनमें 32 जो है वो कल्चरल है, 32 है जो कल्चरल है, 1 है जो मिक्स्ड है, और 7 है जो नेचुरल है। एक जो मिक्स्ड है वो काजीरंगा है जो मिक्स्ड है, और 32 कल्चरल है और 7 नेचुरल है। यदि पहले स्थान की बात करें, जो पहला मॉन्यूमेंट कौन था जिसे भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था? तो 1983 ईस्वी में 1983 में भारत में 4 साइट को पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जिसमें अजंता,
एलोरा जो कि दोनों महाराष्ट्र में है, उसके बाद आगरा फोर्ट और ताजमहल जो कि दोनों उत्तर प्रदेश में है। इन चारों को अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट और ताजमहल को यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। ये जो पिक्चर है ये सांची स्तूप का है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। एक और सवाल पूछता है कि स्तूपा क्या है? तो स्तूपा है जब बुद्ध जो उसके बाद जब मरे थे गौतम बुद्ध, तो उनके जो अवशेष हैं उन्हीं पे ये जो मंदिर टाइप का है ये खड़ा किया जाता था, उसे स्तूपा कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CTS किसका संक्षिप्त रूप है बैंकिंग टर्म में? बैंकिंग के संबंध में CTS किसका संक्षिप्त रूप है? तो CTS है चेक ट्रैंकुलेशन सिस्टम। ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो चेक ट्रैंकुलेशन सिस्टम। यदि चेक ट्रैंकुलेशन सिस्टम की बात करें तो चेक ट्रैंकुलेशन सिस्टम में होता है कि जो चेक है उसके फ्लो को बंद कर दिया जाता है। जो चेक है जो फिजिकली फ्लो होता है उसके फ्लो को बंद कर दिया जाता है बैंक द्वारा। बैंक जो है उसको स्कैन कर लेता है, उसके डाटा को स्कैन करता है, उसके फ़ोटो को स्कैन करता है। जो स्कैन करता है उसे MICR बोलते हैं, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हमेशा पूछता है क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये याद रखें। तो CTS जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो जो चेक रहता है उसके फिजिकली जो इशू किया जाता है उसको रख दिया जाता है चेक जहाँ रहता है वहाँ, और उसके बाद उसके जितने डाटा हैं उसको स्कैन करके डिजिटली रूप में वो पेमेंट जिसके पास चाहिए उसे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो कि इम्फाल में है वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है खेल के लिए। इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत पारित की गई थी? तो इसकी स्थापना 2018 में एक अधिनियम पारित हुआ। जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है भारत के मणिपुर के इम्फाल राज्य में स्थित है, जिसे 2018 में स्थापित किया जाता है। जो विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 के तहत नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीटनाशक नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन को किस विज्ञान से जाना जाता है? तो इसे कृषि विज्ञान बोलते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या होता है? तो मृदा प्रबंधन किया जाता है, फसल चक्र को मेंटेन किया जाता है, खरपतवार का नाश किया जाता है, कीट को नियंत्रित किया जाता है, फसलों को वृद्धि एवं खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रोसेस है एग्रोनॉमी, इसमें ये जो प्रोड्यूस किया जाता है जो कि प्लांट से, एग्रीकल्चर से, फूड, फ्यूल के लिए, फाइबर के लिए, केमिकल्स के लिए, रिएक्शन के लिए, लैंड कंजर्वेशन के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो एग्रोनॉमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र मतलब बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसके हिसाब से यदि पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरता को कंजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए, उसे पुनर्जनन किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पारिस्थितिकी विकास कहते हैं, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसके द्वारा जीवों को जो पर्यावरण के संशोधन करके एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण का हमेशा संशोधन किया जाता है, यही कहलाता है पारिस्थितिकी विकास। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी शब्द हैं इसके भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। वहीं आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहा जाए कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक विश्व में कौन है? तो ये कहा जाता है यूजिन ओडूम को। यूजिन ओडूम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं विश्व में। वहीं सर आर्थर टॉन्सले, जिसे एजी टॉन्सले एग्जामों में दिया जाता है, एजी टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को पहली बार दिया था। इसे जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है इसे पहली बार कौन दिया था? तो एजी टॉन्सले हो। जो एजी टॉन्सले जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द जो है इसे पूरी तरह से डिफाइन किया था।
और यदि पारिस्थितिकी शब्द की बात करें, जो पारिस्थितिकी शब्द सिर्फ है, इसे पहली बार 1869 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था। किसका? पारिस्थितिकी शब्द का। और पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कौन? तो और एजी टॉन्सले। ये दोनों याद रखना जरूरी है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? तो वो जीव मंडल जो है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, तो जीव मंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जो जीव मंडल है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे दो पार्टों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं लिविंग और दूसरे को नॉन लिविंग, जिसे अबायोटिक और बायोटिक भी कहते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जो अजैविक घटक है उसमें अकार्बनिक तत्व आते हैं, कार्बनिक तत्व आते हैं, जलवायु आता है। वहीं जैविक घटक को पुनः 3 पार्टों में बांटा जाता है, जिसमें उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटनकर्ता होता है। मतलब कोई उत्पाद करता है, जैसे प्लांट हो गया, उसको उपभोग करता है, जैसे हम लोग हो गए। उसको अपघटन करता है, जैसे बैक्टीरिया ये सब हो गया। तो उपभोक्ता भी 3 पार्टों में बटा होता है। उपभोक्ता है उसे भी 3 पार्टों में बटा होता है। उसे बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इस फूड चेन के फिगर से हम समझ सकते हैं कि कैसे वर्क करता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पहला जो है वो प्रोड्यूसर कौन है? उत्पादक जो है वो कौन है? तो पहला उत्पादक हो गया तो ग्रास हो गया, जो क्या है? ये प्रोड्यूसर है। वहीं ग्रास के बाद ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर ग्रास को खाया, ग्रास हॉपर को चिड़िया खाई, तो चिड़िया क्या हो गई? वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, जो द्वितीय उपभोक्ता हो गई। और ग्रास हॉपर हो गया प्राइमरी उपभोक्ता, मतलब प्रथम उपभोक्ता। वहीं चिड़िया को कौन खाया? तो स्नेक। तो स्नेक इसके बाद जो है टर्सरी कंज्यूमर हो गया। वहीं स्नेक को उल्लू खाया तो एपेक्स ये हो गया, सबसे ऊपर जो होता है उसे प्रेडेटर बोलते हैं। और जब सारा चीज प्रेडेटर एकदम मरता है तो उसे डिकम्पोज किया जाता है, तो उसे डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया ये सब हो गया, तो ये डिकम्पोज करता है और फिर से ये डिकम्पोज करके जब इस खाद के रूप में काम करता है तो फिर से ग्रास बढ़ता है। इसी तरह से पूरा फूड चेन चलते रहता है। ये एक और स्लाइड है जिसमें आप फूड चेन को समझ सकते हैं, जिसमें ग्रास बायोम, पॉन्ड बायोम और ओसेनिक बायोम तीनों के बारे में देखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जब ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट जो होते हैं उसमें पेशेवर खिलाड़ियों के साथ नए नए खिलाड़ियों को भी प्रतिस्पर्धा करने का अनुमति दी गई थी। ये कब किया गया था? तो 1968 ईस्वी में पहली बार किया गया था। जो 1968 ईस्वी में पहली बार खेल हुआ था वो ब्रिटेन हेड कोर्ट के बॉर्नमेंथोन में हुआ था, बॉर्नमेंथ में हुआ था, जिसको जीता था किसने? तो केन रोजवेल ने और वर्जीनिया वेड ने जीता था। केन रोजवेल और वर्जीनिया वेड ने जीता था। ये जो 1968 से ग्रैंड स्लैम जो 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इसमें सभी को नए खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका दिया गया था। उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। 4 ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, और फ्रेंच ओपन जिसे रोडेन गैरोस भी कहा जाता है, और यूएस ओपन जो कि सबसे लास्ट में होता है। इसमें जो विंबलडन है वो सबसे पुराना है खेल। विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना है, जिसको 1877 ईस्वी में खेला जा रहा है, 1877 से। एक सवाल हमेशा पूछता है कि जो वो चारों जो ग्रैंड स्लैम है ये किस किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो जो विंबलडन है, विंबलडन को घास पे खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन को मट्टी पे खेला जाता है, और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इसे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये याद रखें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। तो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।